जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल जनरल स्टडी मोड में। तो चलिए आज का हम लोग क्लास शुरू करते हैं। और आज जो है आपका क्लास चैप्टर वाइज है, आपका ध्वनि से संबंधित है, यानी कि फिजिक्स का चैप्टर है ध्वनि ध्वनि तरंगे। तो उसका जो भी प्रश्न है आपका ऑब्जेक्टिव बनने वाला है वो सारा आपका क्लियर हो जाएगा और कवर हो जाएगा। और आप लोग अच्छे से क्लास कर लीजिएगा ये वाला। और इससे पिछला क्लास जो आप देखे थे कल वाला क्लास, उसमें आपका केमिस्ट्री का था चैप्टर और आज फिजिक्स का है। और ऐसे ही करके आपका अल्टरनेट चलेगा, जैसे एक दिन फिजिक्स का रहेगा, एक दिन केमिस्ट्री का, फिर कभी बायोलॉजी का रहेगा, और ऐसे ही आपका चैप्टर वाइज चलेगा। चलिए शुरू करते हैं आपका आज का क्लास। ध्वनि से संबंधित है आपका। चलिए पहला प्रश्न है आपका, यहाँ पर देख लेंगे ये क्या है, ध्वनि है। ध्वनि से आपका जो भी प्रश्न बनने वाला है ऑब्जेक्टिव वो सब इसमें रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, पहला प्रश्न है ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। पहला प्रश्न, ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुदैर्घ्य तरंग होती है। ध्वनि क्या होती है, अनुदैर्घ्य तरंग होती है। अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे होती है ध्वनि तरंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 2 नंबर। 2 नंबर प्रश्न है, अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति का जो रेंज होता है वह कितना होता है, कितना से कितना तक होता है। इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसका इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अवश्रव्य तरंग जो होता है वह 20 हर्ट्ज से कम होता है। 20 हर्ट्ज से कम होता है इसका इसका जो रेंज होता है वह 20 हर्ट्ज से कम होता है। और श्रव्य तरंग जो होता है वह 20 से 20,000 हर्ट्ज तक, यानी इतना के बीच में उसका रेंज होता है। और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर क्या होता है, प्राश्रव्य तरंग होता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका 3 नंबर है। 3 नंबर प्रश्न है कि प्राश्रव्य तरंग, यहाँ पर पूछ दिया प्राश्रव्य तरंग, क्योंकि चैप्टर ये है तो इसे सारा रिलेटेड जो प्रश्न है आपका सब आ जाएगा इसमें। प्राश्रव्य तरंग होती है, यानी कि इसका भी यहाँ पर रेंज पूछा जा रहा है प्राश्रव्य तरंग का। तो क्या हो जाएगा, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। और 20,000 हर्ट्ज से अधिक, यहाँ पर 2 ऑप्शन है, सी और डी दोनों में है। तो यहाँ पर देखेंगे अधिक आवृत्ति की अनुप्रस्थ तरंगे, नहीं, यहाँ पर यह भी ध्यान देना है, अनुप्रस्थ नहीं होगा, क्या हो जाएगा, अनुदैर्घ्य तरंग हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है लेकिन आवृत्ति इसकी अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर। 4 नंबर प्रश्न है कि प्राश्रव्य तरंगे मनुष्य द्वारा सुना जा सकता है या नहीं। यहाँ है प्रश्न, प्राश्रव्य तरंगे मनुष्य के द्वारा ऑप्शन ए में सुना जा सकता है, बी में नहीं सुना जा सकता है, सी में कभी कभी सुना जा सकता है, और डी में इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी, प्राश्रव्य तरंग जो है वह मनुष्य के द्वारा नहीं सुना जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न है कि प्राश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था। प्राश्रव्य तरंग का रेंज कितना होता है, उसका आवृत्ति का 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है इसका रेंज। और इसका प्राश्रव्य तरंग का जो पहले सबसे पहले सीटी के द्वारा जो उत्पन्न किया गया था प्राश्रव्य तरंग, वह किसने किया था, सीटी बजाकर। क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, गाल्टन। गाल्टन ने किया था। गाल्टन ने सबसे पहले प्राश्रव्य तरंग को उत्पन्न किया था सीटी बजाकर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न है कि चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्यों। चमगादड़ अंधेरे में कैसे उड़ते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका, चमगादड़ प्राश्रव्य तरंगे उत्पन्न करती है और उसी से वह अपना रास्ता तय करती है अंधेरे में। ऑप्शन ए हो जाएगा, चमगादड़ प्राश्रव्य तरंगे उत्पन्न करती है और उसी से क्या होता है, उसे रास्ता दिखाई देता है अंधेरे में। चलिए फिर से देख लेते हैं इस प्रश्न को। 7 नंबर प्रश्न है आपका कि कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए, यानी कीड़े मकोड़े से जो घर के पास आ जाते हैं उसे दूर भगाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है तरंग का, वह कौन सा तरंग है, कौन सा तरंग का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अल्ट्रासोनिक तरंग हो जाएगा। अल्ट्रासोनिक तरंग हो जाएगा, यानी कि प्राश्रव्य तरंग, प्राश्रव्य तरंग हो जाएगा। प्राश्रव्य तरंग हो जाएगा, प्राश्रव्य तरंग हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न है कि ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती, यानी कि ध्वनि तरंगे गमन नहीं कर सकती है। तो आप लोगों को पता है कि ध्वनि तरंग को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर माध्यम यानी कि जल हो, वायु हो, या किसी ठोस वस्तु हो, कोई ठोस वस्तु हो, उससे ध्वनि गमन कर सकता है लेकिन निर्वात में नहीं कर सकता है, यानी कि बिना माध्यम का ध्वनि का गमन नहीं हो सकता है।
तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, निर्वात हो जाएगा, निर्वात, यानी कि ध्वनि निर्वात से गमन नहीं कर सकती है। अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न है आपका कि विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि विमान के आंतरिक भाग के सफाई के लिए किस तरंग का प्रयोग किया जाता है, किस तरंग का प्रयोग किया जाता है। इसका भी आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, प्राश्रव्य तरंग, यानी प्राश्रव्य तरंग के द्वारा विमान के आंतरिक भागों की सफाई भी किया जाता है, प्राश्रव्य तरंग के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 10 नंबर। 10वां प्रश्न है, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंग की आवृत्ति, यानी कि श्रव्य तरंग जो होता है उसका आवृत्ति का जो रेंज होता है वह कितना होता है, क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा आपका श्रव्य तरंग जो होता है जिसके जो मनुष्य के द्वारा सुना जा सकता है, यानी कि सुना जाने वाला है तरंग, सुना जा सकता है, सुना जा सकता है, मनुष्य के द्वारा सुना जा सकता है, और इसका रेंज कितना होता है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है, और 20 से कम अवश्रव्य हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका 11 नंबर। 11वां प्रश्न आपका कि तरंग का वेग जिसे v से डिनोट करते हैं, आवृत्ति n से तथा तरंग दैर्घ्य को लेम्डा से डिनोट करते हैं, यानी कि उसका संबंध दर्शाता है। तो v और ये n और लेम्डा ये तीनों को दर्शाया गया है, यानी कि यहाँ पर उसका जो फॉर्मूला है सूत्र है इसका तरंग का, वह दिया गया है। इसमें कौन सही है देखना है, क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, v बराबर क्या होता है, v बराबर n लेम्डा होता है, v बराबर n लेम्डा, यानी कि वेग बराबर होता है आपका आवृत्ति गुने तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति गुने तरंग दैर्घ्य, यानी कि यहाँ पर n क्या है, आवृत्ति है, और ये लेम्डा तरंग दैर्घ्य है, और v क्या है, वेग है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका 12 नंबर। 12वां प्रश्न है आपका कि ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, ध्वनि की चाल किस माध्यम में अधिकतम होती है। तो आपका वायु है, वायु में सबसे कम होता है, और निर्वात में नहीं होता है, निर्वात में शून्य होता है, जल में भी कम होता है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, इस्पात में सबसे अधिक होता है, ध्वनि की चाल इस्पात में सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका 13 नंबर। बादलों की बिजली की चमक के काफ़ी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है, इसका कारण क्या होता है, यानी कि बादलों में जो बिजली चमकती है वह सबसे पहले उसका प्रकाश दिखाई देता है, लेकिन उस समय जो बादल के गर्जन का जो आवाज़ होता है, आवाज़ वह लेट से सुनाई देता है। इसका कारण होता है कि आपका प्रकाश का जो चाल होता है वह ध्वनि के चाल से अधिक होता है। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन ए में आपका बादल ध्वनि तरंगों को रोक देती है, नहीं। चलिए अगला देख लेते हैं ऑप्शन। अगला ऑप्शन आपका बी नंबर, गर्जन बाद में उत्पन्न होती है, ये भी नहीं होगा। सी में प्रकाश निर्वात में चल सकता है परंतु ध्वनि नहीं, ये भी नहीं होगा। और डी में प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है। चलिए आपका आंसर ये हो जाएगा डी, प्रकाश की चाल जो होती है वह ध्वनि की चाल से अधिक होती है, इसलिए प्रकाश सबसे पहले दिखाई देता है और ध्वनि बाद में सुनाई देता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर। वायु में ध्वनि का वेग होता है, वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका 15 नंबर है। 15वां प्रश्न है कि ध्वनि के वेग का मान सबसे कम होता है, ध्वनि के जो वेग का मान होता है वह सबसे कम किस माध्यम में होता है, किस माध्यम में सबसे कम होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, गैस, यानी गैसीय माध्यम में सबसे कम होता है ध्वनि का वेग, और ठोस में सबसे अधिक होता है। ठोस में इसमें सबसे अधिक होगा और गैस में क्या होगा, सबसे कम होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 16 नंबर। 16वां प्रश्न है कि वायु में ध्वनि का वेग यहाँ ऑप्शन में आपका तापमान के बढ़ाने से घटता है, नहीं हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि वायु में ध्वनि का वेग जो होता है तापमान बढ़ने पर बढ़ता है और घटने पर घटता है। तो यहाँ पर ये गलत लिखा गया है ऑप्शन ए में। ऑप्शन बी में आपका तापमान के घटने से वेग बढ़ता है, ये भी गलत है। सी में तापमान पर आश्रित नहीं होता है, ये भी गलत है, क्योंकि तापमान के बढ़ने से बढ़ता है और घटने से उसका वेग घटता है। ऑप्शन डी में आपका तापमान के घटने से घटता है। चलिए आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि तापमान के घटने से उसका वेग घटता है ध्वनि का, और बढ़ने से उसका वेग बढ़ता है।
चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका 17 नंबर। सत्रह नंबर प्रश्न है कि पराध्वनि विमान उड़ता है। पराध्वनि पराध्वनि पराध्वनिक विमान जो है वह उड़ता है ध्वनि की चाल से कम चाल पर, या ध्वनि की चाल से अधिक चाल पर, या प्रकाश की चाल से कैसे उड़ता है? 17 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? पराध्वनिक विमान जो है वह ध्वनि के चाल से अधिक चाल से उड़ता है, ध्वनि के चाल से अधिक चाल से, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? पराध्वनिक कहा जाता है, क्योंकि ध्वनि की चाल से अधिक इसका चाल होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका 18 नंबर है। 18 नंबर यहाँ पर नंबरिंग यहाँ पर मिसप्रिंट है। 18 नंबर प्रश्न आपका वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम में एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग का अनुपात को क्या कहते हैं? यानी कि वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम में उन्हीं परिस्थिति में ध्वनि के वेग के अनुपात को क्या कहा जाता है? ध्वनि के वेग के अनुपात को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, मैक संख्या। मैक संख्या यानी कि वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम में उन्हीं परिस्थिति में ध्वनि के वेग के अनुपात को मैक संख्या कहते हैं, मैक संख्या। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि मैक अंकों का प्रयोग, मैक अंक यानी कि मैक संख्या का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है। मैक संख्या का प्रयोग किसके वेग के संबंध में किया जाता है? ऑप्शन ए में आपका ध्वनि के वेग, बी में है जलयान का वेग, सी में है वायुयान और डी में अंतरिक्ष यान। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, वायुयान। वायुयान के वेग का पता यानी कि मैक अंकों का प्रयोग जो है वह वेग के संबंध में, वायुयान के वेग के संबंध में किया जाता है। अगला प्रश्न आपका 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि डेसिबल है। ऑप्शन ए में है वाद्य यंत्र, बी में है वाद्य स्वर, सी में है ध्वनि स्तर के मापन की इकाई और डी में है शोर की तरंगदैर्घ्य। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ध्वनि स्तर के मापन की इकाई है डेसिबल। यानी कि डेसिबल क्या है? ध्वनि के मापन की इकाई है, ध्वनि के मापन की इकाई है। अगला 21 नंबर प्रश्न है कि साधारण बातचीत के ध्वनि की तीव्रता होती है। यानी कि साधारण बातचीत में ध्वनि की तीव्रता की जो रेंज होती है, रेंज जिसे डेसिबल में मापा जाता है, वह रेंज कितना होता है? यहाँ पर वो पूछा गया है। आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 30 से 40 डेसिबल के बीच होता है, 30 से 40 डेसिबल के बीच होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका है 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है आपका कि ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? यानी कि ध्वनि मोटी या पतली होती है किसके कारण? ध्वनि के किस लक्षण के कारण ध्वनि जो है मोटी या पतली मालूम पड़ती है? मोटी यानी ग्रेव और पतली यानी कि श्रील, किसके कारण? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, तारतम्य के कारण यानी कि पिच के कारण। तारतम्य के कारण ध्वनि मोटी या पतली उसमें अंतर कर सकते हैं। और गुणता के कारण क्या होता है? गुणता के कारण क्या होता है? ध्वनि में अंतर किया जा सकता है। जैसे ध्वनि किसका ध्वनि है, यानी कि एक ही समय पर अगर दो वाद्य यंत्र अगर बज रहा है तो उसमें अलग अलग वाद्य यंत्र का ध्वनि पहचानने के लिए उसमें गुणता का यानी कि क्वालिटी का प्रयोग किया जाता है। यानी कि क्वालिटी के कारण क्या होता है? उसमें गुणता नज़र आता है और अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ अधिक तीक्ष्ण होती है, क्योंकि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ जो होती है वह अधिक तीक्ष्ण होती है। तीक्ष्ण यानी कि पतला होती है, पतला, क्योंकि महिलाओं की आवाज़ का क्या होता है? तारत्व जो होता है अधिक होता है। महिलाओं की आवाज़ का तारत्व क्या होता है? अधिक होता है। तारत्व अधिक होने के कारण क्या होता है? आवाज़ जो होता है वह तीक्ष्ण होता है। तीक्ष्ण यानी कि पतला होता है। अगला प्रश्न आपका 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति नहीं सुन सकता है।
जिसके ऊपर नहीं सुन सकता, यानी कि ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा कौन सा है जिसके ऊपर व्यक्ति नहीं सुन सकता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 95 डेसिबल। 95 डेसिबल के ऊपर ध्वनि सुना नहीं जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए यह घटती जाती है। यह घटना उदाहरण है किसका? यह घटना किसका उदाहरण है, कौन से नियम पर आधारित है? 25 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, डॉपलर प्रभाव पर संबंधित है। क्या है? डॉपलर प्रभाव पर संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं। चंद्रमा की धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इस चंद्रमा पर आप लोग जानते हैं कि चंद्रमा पर क्या होता है, वायुमंडल नहीं होता है। आंसर इसका हो जाएगा बी हो जाएगा, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के कारण क्या होता है, वहाँ एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुन सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है आपका कि डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। डेसिबल इकाई का प्रयोग किस में किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ध्वनि की तीव्रता के लिए। ध्वनि की तीव्रता के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आपका 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि प्रतिध्वनि का कारण क्या होता है? ध्वनि के प्रतिध्वनि सुनाई देने का कारण क्या होता है? प्रतिध्वनि सुनाई देने का कारण क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, परावर्तन। यानी परावर्तन के कारण ध्वनि का प्रतिध्वनि सुनाई देता है। प्रतिध्वनि यानी कहने का मतलब कि आवाज़ जाकर और किसी अवरोधक से टकराकर और वही दोबारा सुनाई देना, उसे क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका 29 नंबर। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए प्रावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए प्रावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होती है? न्यूनतम दूरी कितनी होती है? यानी कि प्रतिध्वनि जहाँ से अवरोधक है और जहाँ से ध्वनि उत्पन्न हुआ है उतना के बीच में जो स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए प्रावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच जो न्यूनतम दूरी होती है वह कितनी होती है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 16.5 मीटर, या लगभग में इसे 17 मीटर मान सकते हैं, 17 मीटर। अगला प्रश्न है आपका 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है। रडार की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? किस सिद्धांत पर आधारित है? 30 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, रेडियो तरंग के परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। रेडियो तरंग के परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न है आपका 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है आपका, किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज़ और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल क्या होना चाहिए? यानी किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज़ यानी कि आवाज़ जो पहले निकला है और प्रतिध्वनि के बीच का समय, यानी कि ध्वनि जो वापस परावर्तन होकर आ रहा है, उस दोनों समय के बीच के अंतराल जो होता है, दोनों समय के बीच का अंतराल जो होता है वो कितना होता है, कितना होना चाहिए? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 1/10 सेकेंड के बराबर होना चाहिए। प्रतिध्वनि और मूल ध्वनि के बीच का जो समय अंतराल होता है वह 1/10 सेकेंड के बराबर होना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 32 नंबर। 32वां प्रश्न है कि ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 1/10 सेकेंड रहता है। 1/10 सेकेंड तक कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है आपका कि ध्वनि तरंगे किस कारण से प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? यानी कि ध्वनि तरंगे जो है वह प्रतिध्वनि कैसे उत्पन्न करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रावर्तन के कारण। प्रावर्तन के कारण, ध्वनि के प्रावर्तन के कारण क्या होता है? प्रतिध्वनि सुनाई देता है। चलिए अगला प्रश्न आपका है 34 नंबर है, एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए प्रावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा रहना चाहिए? यानी कि एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनना है तो वह प्रावर्तक तल से यानी कि जो अवरोधक है उससे कितनी दूर खड़ा रहेगा ताकि उसे प्रतिध्वनि सुनाई दे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 56 फीट। यानी कि फीट में दिया गया है तो 56 है, और इसे अगर जैसे 17 मीटर था
उसे हम बदल देंगे, अगर इंच में बदल के उसके बाद फिर फीट में बदल देंगे तो कितना आ जाएगा, 56 फीट आ जाएगा। जैसे 1 मीटर बराबर आपका होता है 39.4 इंच के लगभग होता है। 1 मीटर बराबर 39.4 इंच लगभग होता है। और 17 मीटर होता है न्यूनतम दूरी देखेंगे वहाँ पर प्रतिध्वनि का 17 मीटर था, तो 17 गुना 39 कर देंगे, 39.4 कर देंगे। और नीचे फिर 12 से क्या करेंगे, इसको भाग दे देंगे, क्योंकि इंच है तो 1 फीट बराबर कितना होता है, 12 इंच होता है। तो 12 से भाग दे देंगे तो यह फीट में आ जाएगा, और इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 35 नंबर प्रश्न है कि स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। 35 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, परावर्तन के सिद्धांत पर। स्टेथोस्कोप जो है वह ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है आपका 36 नंबर प्रश्न है कि सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है, किसके प्रयोग में लाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, नौ संचालक में प्रयोग किया जाता है। सोनार का प्रयोग नौ संचालक में किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका 37 नंबर प्रश्न है आपका कि अनुरणन काल तथा हॉल के आयतन के बीच संबंध का प्रतिपादन किया था। अनुरणन काल और हॉल के आयतन के बीच के संबंध का प्रतिपादन किसने किया था। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, शेबिन के द्वारा अनुरणन काल और हॉल के आयतन के बीच का संबंध यानी कि प्रतिपादन किया गया था शेबिन के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 38 नंबर। चलिए 38 नंबर प्रश्न देखेंगे, क्या है, गूंजहीन हॉल यानी कि वहां पर हॉल में क्या है, गूंज नहीं हो रहा है, साउंड आवाज का गूंज नहीं है, का अनुरणन काल क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि जहां पर गूंज नहीं होगा वहां पर अनुरणन काल जो होगा वो भी क्या होगा, शून्य हो जाएगा, 0 सेकेंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 39 नंबर प्रश्न है कि जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर न चलने का निर्देश दिया जाता है। यानी कि जब सेना पुल पार करती है तो सैनिकों को क्या होता है, कदम ताल मिलाकर नहीं चलने का निर्देश दिया जाता है। यह क्यों, देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन ए में आपका दाब बढ़ने से पुल टूटने का खतरा रहता है। बी में पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका 39 का बी हो जाएगा, यही हो जाएगा, पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है। यानी कि ध्वनि के अनुनाद के कारण क्या होता है, मजबूत से मजबूत पुल जो होता है वह टूट जाता है ध्वनि के अनुनाद से। तो आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 40 नंबर प्रश्न है आपका कि हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम सुनते हैं, यह संभव है। यानी कि हम रेडियो की घुंडी घुमाकर अलग अलग चैनल को सुनते हैं, स्टेशन को सुनते हैं, तो यह किसके कारण यह सुनना आसान है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुनाद के कारण हम विभिन्न अलग अलग स्टेशनों के कार्यक्रम को सुनते हैं। अगला प्रश्न आपका 41 नंबर प्रश्न है आपका कि जब किसी स्थान पर दो लाउड स्पीकर साथ साथ बजते हैं, यानी कि एक साथ बजते हैं, तो किसी स्थान विशेष पर बैठे श्रोता को इनकी ध्वनि नहीं सुनाई देती। इसका कारण क्या होता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, व्यतिकरण के कारण क्या होता है, यानी कि लाउड स्पीकर जो होता है साथ साथ जब बजता है, दो अलग अलग लाउड स्पीकर एक साथ जब बजता है, तो किसी विशेष स्थान पर जो व्यक्ति रहता है सुनने वाला, यानी कि श्रोता यानी कि सुनने वाला, तो ध्वनि जो है, ध्वनि श्रोता को क्या होता है, ध्वनि सुनाई नहीं देता है। इसका कारण होता है व्यतिकरण के कारण नहीं सुनाई देता है। अगला प्रश्न आपका 42 नंबर प्रश्न है कि किसी ध्वनि की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं। किसी ध्वनि की आवृत्ति में उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं, होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉपलर प्रभाव कहते हैं। यानी कि ध्वनि के आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं, डॉपलर प्रभाव कहते हैं।
अगला प्रश्न है आपका 43 नंबर। 43वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक के कारण, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है। यानी कि रात्रि समय में देखने के लिए किस तरंग का प्रयोग किया जाता है, किस तरंग का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अवरक्त तरंग का। अवरक्त तरंग का प्रयोग रात्रि के समय देखने के लिए, यानी कि दृष्टि उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं, दृष्टि उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 44 नंबर। 44वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि चाल सबसे अधिक होती है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? ऑप्शन ए में आपका 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में, तो वायु में आप जानते हैं कि ध्वनि की चाल जो है वह सबसे कम होती है। अगला है ऑप्शन बी 100 डिग्री सेल्सियस पर वायु में, ये भी वायु है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और ये सी में है क्या? जल, जल, ये भी नहीं होगा। और यहाँ पर लकड़ी है, तो इसमें तीनों में, चारों में से सबसे ठोस कौन सा है? लकड़ी है। तो आप जानते हैं कि ध्वनि का चाल जो है वह ठोस माध्यम में अधिक होता है। तो आंसर आपका डी हो जाएगा, लकड़ी। अगला प्रश्न है आपका 45 नंबर। 45वां प्रश्न है कि कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती है। शून्य में संचरण नहीं कर सकती, यानी कि बिना माध्यम में वह संचरण नहीं कर सकती है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ध्वनि। ध्वनि बिना माध्यम का गमन नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न है 46 नंबर। 46वां प्रश्न है कि इको साउंडिंग प्रयोग होता है। इको साउंडिंग जो है, इको साउंडिंग, उसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? इको साउंडिंग का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, समुद्र की गहराई मापने में। समुद्र की गहराई मापने में इको साउंडिंग का भी प्रयोग करते हैं और फैदोमीटर का भी प्रयोग करते हैं। फैदोमीटर के द्वारा भी समुद्र की गहराई को मापा जाता है, फैदोमीटर के द्वारा। और इको साउंडिंग के द्वारा भी गहराई को मापा जाता है। अगला प्रश्न है आपका 47 नंबर। 47वां प्रश्न है आपका 47 नंबर। एकॉस्टिक्स विज्ञान जो है वह किससे संबंधित है? एकॉस्टिक्स विज्ञान किससे संबंधित है? इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ध्वनि से संबंधित है। एकॉस्टिक्स विज्ञान जो है वह ध्वनि से संबंधित है। तो चलिए आज की क्लास का जो ध्वनि तरंगे जो चैप्टर आज का है फिजिक्स का, उसका लास्ट प्रश्न है ये 47 नंबर। इसमें 47 प्रश्न दिया गया था और फिर अगले क्लास में आपका अगला चैप्टर लेके आएंगे और अगला क्लास जो होगा आपका केमिस्ट्री का होगा। तो चलिए आप लोग देख के और बताइएगा कैसा लगा आपको क्लास, और रिवीजन कीजिएगा अच्छे से। चलिए धन्यवाद आप सभी का।